इतिहास यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम एक नाम आता है हेरोडोटस। ये एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द को हमें बताया कि इतिहास शब्द यूनान देश की ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जैसा कि आपको पहले समझा दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम भारत के इतिहास को पढ़ें, उससे पहले द फादर ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो मैक्सथनीज को कहा जाता है। मैक्सथनीज इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इन्होंने, जिनका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में इन्होंने जमकर भारत के व्याख्यान के बारे में बहुत लंबा विस्तार से कहा है। अगर हम इतिहास को पढ़ते पढ़ते ध्यान रखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि अभी पढ़ते हैं हम इतिहास। इतिहास को यदि हम देखें तो इतिहास को क्रमशः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्य इतिहास, नंबर 3 आधुनिक इतिहास। यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास के भी 3 भागों में बांटा गया। प्रयोग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। ध्यान रखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा गया है। नंबर 3 पर इसी का पार्ट ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को लौह काल भी कहा गया है। प्रयोग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, जो लिपि के थे वो लिखित अवशेष नहीं थे, ये लिखित नहीं था और उसके बाद में इसके कोई भी अवशेष नहीं थे। आद्य इतिहास के बारे में यदि मैं बात करूं तो आद्य इतिहास के हमारे पास में सारे के सारे अवशेष मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। ये हमारे इतिहासकारों ने आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। नंबर 3 पर यदि मैं बात करूं ऐतिहासिक काल या लौह काल की, तो ये क्या है, सभी के सभी पढ़े भी गए हैं और लिखे भी गए हैं। अभी यदि हम देखें प्रयोग ऐतिहासिक काल को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल, और नंबर 2 के ऊपर ताम्र काल। पाषाण काल के इसके बाद में पाषाण काल के 3 भाग कर दिए गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। यहां पर हम एक बार और थोड़ा सा इसको देखते हैं। प्रयोग ऐतिहासिक काल आपको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रयोग ऐतिहासिक काल को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया, पाषाण काल एवं ताम्र काल। पाषाण काल के फिर 3 भाग हुए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले यदि हम बात करें कि पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव जंगलों में रहता था, शिकार करता था एवं कच्चे मांस को खाता था। यहीं से हमारी शुरुआत थी, यानी कि जिसे इतिहास में कहा गया है कि मानव आदि मानव था। आदि मानव का मतलब है पहले का व्यक्ति किस प्रकार था। नंबर 2 पर यदि हम बात करें पूरा पाषाण काल में, तो मनुष्य जो आदि मानव था वो शिकार करता था और पत्थरों के उसके छोटे छोटे औजार थे इत्यादि। आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण खोज की जिसे हम सभी जानते हैं। उसने पत्थर के 2 टुकड़ों को उठाया और आपस में रगड़ा और यही
रगड़ से बनी चिंगारी और जिसको आज नाम दिया गया आग। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार। इसके बाद यदि हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने पशु पालना अभी शुरू कर दिया था। शिकार के साथ साथ में पशु पालना भी शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में अभी मांस को वह भून कर खाने लगा। यदि नवपाषाण काल की हम बात करें तो अभी मानव प्रजाति में थोड़ा सुधार आया। उसने धीरे धीरे खेती का आविष्कार किया और खेती करना प्रारंभ कर दिया। खेती के साथ साथ नवपाषाण काल में मानव ने एक बहुत ही अच्छी खोज की, जो कि इतिहास के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई, और वो खोज थी पहिए का आविष्कार। इन्हीं सब आविष्कारों के चलते चलते यहां पर ताम्र काल के अंदर मानव ने तांबे का भी एक धातु का और आविष्कार किया गया, जिसे तांबा कहा जाता है। तांबे की खोज ताम्र काल में हुई, जिस तांबे की खोज के कारण ही इस काल का नाम ताम्र काल पड़ा। इसके बाद मानव धीरे धीरे सभ्यता होता गया। उसने आदि मानव से पहले आग का आविष्कार किया, पशु पालने लगा, शिकार को कम कर दिया। अभी उसने इसके बाद में खेती करना शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया, तांबे का आविष्कार कर दिया। इन सभी चीजों को करते करते मनुष्य ने थोड़ा सा मानव सभ्य हो गया था, और वो जैसे ही धीरे धीरे सभ्य होता गया, उसी समय उसमें सभ्यता आई, और यहीं पर लिपि का मानव प्रथम बार प्रयोग करने लगा। एवं उसी के नाम से आते आते धीरे धीरे आद्य ऐतिहासिक काल या पाषाण काल में उसने एक सभ्यता को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि तांबे का आविष्कार हो चुका है ताम्र काल में। तांबा प्लस 3 मिलाकर यहीं पर निर्माण किया कांस्य का। इसी के कारण सिंधु घाटी का दूसरा जो नाम दिया गया, वो कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी को कहा जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे प्रयोग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल दोनों पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में हम आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अभी मानव ने क्या कर लिया? सबसे पहले लोहे का आविष्कार किया। लोहे का आविष्कार, क्योंकि पहले आप सभी को पता है, जितने भी मानव सभ्यता का विकास हुआ है प्राचीन समय में, वो नदी के किनारे पर हुआ है। लोहे का विकास करने से मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले जो हल इत्यादि वगैरह होते थे वो लकड़ी के होते थे। अभी लोहे का आविष्कार करने से उसने लकड़ी औजारों, खेती के यंत्रों को लोहे का बना दिया, जिसके कारण लोहे से खेती की जाने लगी, और जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ लोहे की खेती करने से खेतों के अंदर बहुत हल चलाया गया एवं उसको गहराई तक जोता गया। गहराई तक जोतने के कारण अनेक धन धान्य संपदा से युक्त हुए और बहुत सारा मानव सभ्यता का विकास हुआ। इसी काल में लौह काल में पुराने राजाओं एवं धर्मों का अनेकों प्रकार से विवरण एवं परिवर्तन, समाज सुधारक एवं भारत के दार्शनिक इत्यादि का जन्म होता है। सबसे पहले यदि हम इस प्रकार इतिहास को पढ़ते हैं तो यहां पर एक टाइमलाइन बहुत ही जरूरी हो जाती है। टाइमलाइन के बारे में हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम जब तक डेट को
प्लॉट नहीं करेंगे तो हमें इतिहास के तथ्यों से, जानकारियों से थोड़े अधूरे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं तारीखों की कि किस समय कौन सा था। सबसे पहले आप ईसा मसीह का जो काल का कार्यकाल, ये जन्म माना गया है, ये 0 माना गया है जब ये पैदा हुए थे। इससे पहले के जितने भी समय आएंगे वो आप देखोगे घटते क्रम में आएंगे, जैसे 8000, 7000, 5000 इत्यादि। ईसा मसीह के बाद के जितने भी काल आएंगे वो बढ़ते क्रम में आएंगे, 100, 200, 1000, 2000 इत्यादि। यदि हम ईसा मसीह से पहले की बात लेंगे तो हम घटते क्रम में आएंगे, घटते क्रम, जिसको अवरोही क्रम कहा जाता है। यदि हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम कहा जाता है। तो यदि मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 वर्ष पुरानी है और 1750 ईस्वी तक रही। तो इसका सीधे शब्दों में अर्थ होगा कि ईसा मसीह को जब जन्म लेने में 2500 वर्ष बाकी थे, उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। तो और वो 1750 ईस्वी तक चली। इसके बाद ईसा मसीह के बाद की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार इतिहास की किसी भी घटना को, जैसे कि औरंगजेब का जन्म 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से हम इतिहास के अंदर तारीखों को प्लॉट करते हैं। अभी हम सभी कालों में अपनी तारीखें यहां पर प्लॉट करेंगे। तो पूरा पाषाण जो काल रहा वो रहा 8000 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म लेने से 8000 वर्ष पहले। यदि मैं मध्य पाषाण काल की बात करूं तो 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। यदि मैं नव पाषाण काल की बात करूं तो 4000 से लेकर और 3000 वर्ष तक। यदि मैं ताम्र युग की बात करूं तो 3000 से लेकर 2000 वर्ष तक। यदि हम आद्य ऐतिहासिक उत्तर पाषाण काल की यदि हम बात करें, इसी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 वर्ष से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। तो हमारे जो प्राचीन इतिहास रहा है, यानी कि ये 8000 वर्ष से लेकर और यहां पर 1712 ईस्वी तक, ये ऐतिहासिक काल पूरा का पूरा 712 ईस्वी तक माना गया है। ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। यदि मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं तो 712 से लेकर 1757 पलासी के युद्ध की तक की बात। यदि आधुनिक काल की बात करें तो 1757 से लेकर 1947 के बीच का काल। इस प्रकार यदि हम काल का विभाजन करते हैं तो प्राचीन काल 8000 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत 1757 से लेकर 1947 तक। आपको ये सिनेरियो या इससे अवगत कराना बहुत ही जरूरी था ताकि आप हरियाणा के इतिहास से रिलेट कर सकें, जुड़ सकें।
आज आपकी क्लास यहीं तक है। आज क्लास को देते हैं विराम। हरियाणा का इतिहास किस प्रकार शुरू होता है, कब हरियाणा का इतिहास शुरू हुआ, आखिर हरियाणा के इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे, इन्हीं कारणों से को जानते हुए हम ये सब बातें जानेंगे कल। और आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।